Hello, myself Shubham Singh. I am from Prayagraj, Uttar Pradesh. Currently, I am pursuing BTech final year in Department of Chemical Engineering from NIT आंध्र प्रदेश। मैं आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स जो कि नीट और जेई के बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन इज काइनेटिक्स। तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा रिएक्टेंट होता है अभिकारक, वह किसी प्रोडक्ट यानी उत्पाद में कन्वर्ट होता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है ये मेनली हम बोल सकते हैं कि ये हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट वन इज अ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स कि ये हमारे जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम इसको फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे एक केमिस्ट्री में सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उस थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। मतलब ये हमारा रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। अगर में हमारा जो डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव, मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन जीरो, मीन्स इट विल बी लेस देन, इट विल बी निगेटिव, देन मैं कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। अब अगर में हमारे जो डेल्टा जी अगर में इज ग्रेटर देन जीरो होगा मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हमारा ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो कितना परसेंट पूरा होगा। लाइक अगर में हमने रिएक्शन चालू कर दिया तो हमारा 40% कंप्लीट होगा कि 60% कंप्लीट होगा कि 100% कंप्लीट होगा। और ये सब जो कि हमारा ये बताता है कि हमारा रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट होगा, ये हम एक हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज अ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमें टाइम के बारे में बताता है। लाइक ये क्या बताता है? टाइम के बारे में। और ये क्या बताता है? ये बताता है कितना परसेंट हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। और ये बताता है फिजिबिलिटी कि हमारी रिएक्शन संभव है या नहीं, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं होगी। तो टाइम मतलब कि ये हमारे रिएक्शन के टाइम के बारे में बताएगा कि कितने मिनट में हमारी रिएक्शन 40%, 60% या 100% हो जाएगी। अब काइनेटिक्स, दिस इज द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के बारे में है। और अब हमारा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक प्रकार से स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब हमारी जो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी वो हमारा बताता है क्या? काइनेटिक्स। दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं।
let's assume a reaction like a reactant to प्रोडक्ट। देखते हैं, अगर में हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारा जो टाइम के साथ रिएक्टेंट है वो पहले बहुत ज्यादा होगा, मतलब टाइम के साथ ये घटेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो टाइम के साथ बढ़ेगा। ये बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन टाइम के साथ हमेशा घटेगी और प्रोडक्ट जो होगा वो टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अब ये जो घटने और बढ़ने का क्रिया है, इसी को डिफाइन करने के लिए हम रेट का यूज करते हैं, जो कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स में यूज होने वाली है, रेट। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या जो हमारा रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है, रेट। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट चेंज इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज होना ही क्या कहलाता है, हमारा रेट। तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं, जो रेट है, रेट इक्वल टू चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाई टाइम। अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये हमारा मोल हो सकता है, मास हो सकता है, और फॉर गैस, अगर में हमारा जो रिएक्शन गैस में हो रही है तो वो प्रेशर भी हो सकता है। ये हो गया। तो अगर में हम इसे लिखना चाहे तो हमारा मेनली आर, रेट को हमेशा आर से डिपेंड, ये स्मॉल आर से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन अमाउंट, मोल, मास और प्रेशर डिवाइड बाई टाइम। तो रेट जो है हमारा वो डी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं चेंज इन टाइम, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और फॉर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो गया रेट। अगर में हम एक एज्यूम करें एक रिएक्शन जो कि हमारा है ए टू प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0, इसका जो कंसंट्रेशन रहा होगा Ca नॉट। हाँ, कंसंट्रेशन को हम दो तरीके से, जो एनसीईआरटी में यूज हुआ है वो लाइक, अगर में कोई भी रिएक्टेंट लाइक ए है तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे Ca, जो कि हमारा दिखाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये हो गया टाइम टी पे, और टी इक्वल टू टी पे ये Ca रहा होगा। तो हम इसके लिए रेट लिखना चाहे तो R मीन्स रेट ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए लिख सकते हैं, या रेट ऑफ ए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन
तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू सी ए माइनस सी ए नॉट डिवाइड बाई टी, मतलब एट द टाइम टी माइनस जीरो, इट विल बी टी। अगर में हम देखें तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये निगेटिव होगी टोटल, क्योंकि जो सी ए होगा ये एट द टाइम टी पर, क्योंकि शुरू में तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब एट द टाइम टी पे वो कम, मतलब ये काफी ज्यादा रहा होगा और कुछ देरी बाद इसका जो वैल्यू होगा मतलब अमाउंट होगा वो कम हो गया होगा। तो इसलिए ये क्वांटिटी हमारी कम एज कंपेयर इससे छोटी होगी, इसलिए ये टोटल अगर हम करें इसमें से इसको घटाए तो ये टोटल अमाउंट निगेटिव आएगा। तो हम रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव साइन लगा देंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्टेंट ए आएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल टू माइनस डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी और टी माइनस जीरो और डेल्टा टी, ये दोनों बराबर ही होगा। यहां से ये हो गया। और अब अब रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। a प्लस 2b से ये कोई हमने एज्यूम किया है रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो a प्लस 2b से 3c बन रहा है। तो अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्टेंट ए लिखना चाहे, जो कि क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी माइनस, अभी मैंने पिछले ही इसके पिछले ही एग्जांपल में बता चुका ये माइनस कहां से आया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये टाइम के साथ हमेशा घटेगा और ये घटने के लिए, ये जब घटेगा तो हम रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव साइन लगा देते हैं, जिससे कि हमारा रेट ऑलवेज पॉजिटिव बना रहे। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्टेंट बी जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, डिसअपीयर होता रहेगा। तो हम इसके लिए भी लिखते हैं माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है और ये भी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ये भी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए डेल्टा सी बी अपॉन डेल्टा टी। जो हमारा रेट ऑफ, इसको हम डिनोट करेंगे आर ए से, और इसको रेट ऑफ रिएक्टेंट बी इसको आर बी से, और रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट नॉट रिएक्टेंट, क्योंकि ये हम सी की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट सी जो कि अपीयर हो रहा है। इसके लिए जो हमारा साइन होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो है हमेशा विद द टाइम इंक्रीज ही होता रहेगा। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो डेल्टा सी सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हो गया। तो अगर में हम देखें इसका जो एक मोल है, क्या आर ए आर बी और आर सी, जो ये रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ रिएक्टेंट बी एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट सी, क्या ये बराबर होंगे? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए ए का 1 मोल और बी का हम 2 मोल खर्च कर रहे हैं, और
उससे हमारा जाके सी का 3 मोल बन रहा है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आर ए is not equals to RB is not equals to RC। क्यों? क्योंकि ए का 1 मोल बनाने, ए का 1 मोल खर्च होगा, बी का 2 मोल खर्च होगा, तब जाके सी का 3 मोल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा आर ए होगा, हाँ, जो हमारा आरसी होगा वो किसके बराबर होगा? 3 आर ए के। और जो हमारा आरबी होगा वो किसके बराबर होगा? 2 आरबी के। तो हम यहां से देख सकते हैं आरबी, जो हमारा आरबी होगा वो किसके बराबर होगा? आरबी वो 2 आर ए के बराबर होगा। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा आर ए है वो आर सी बाई 3 और आर बी बाई 2 के बराबर हो रहा है। तो अब ये तीनों बराबर हो रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्टेंट है, ये रेट ऑफ प्रोडक्ट सी और ये रेट ऑफ रिएक्टेंट बी है। ये तीनों एक रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया, किसके किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ रिएक्टेंट बी एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट सी के बीच में, रेट ऑफ प्रोडक्ट सी के बीच में। और ये क्या है? ये हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब सिंपल एक हम समराइज्ड कर देंगे इसको, समराइज्ड कि अगर हमारा ए प्लस बी से सी प्लस डी रिएक्शन हो रहा होगा, उसके लिए हमें जो हमारा रेट में इक्वेशन बन के आएगी वो कैपिटल आर इक्वल टू आर ए बाई ए इक्वल टू आर बी बाई बी इक्वल टू आर सी बाई सी इक्वल टू आर डी बाई डी। और आर ए क्या होगा? आर ए जो होगा वो हमारा सी ए माइनस डेल्टा सी ए अपान डेल्टा टी होगा। आर बी क्या होगा? माइनस डेल्टा सी बी अपान डेल्टा टी। आर सी क्या होगा? ये दोनों रिएक्टेंट के रेट हैं, इसलिए हम यहाँ निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि ये टाइम विद द टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा डिक्रीज करते जाएंगे। और जो हमारा आरसी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हमेशा बनता रहेगा। तो डेल्टा सी सी अपॉन डेल्टा टी और आर डी जो होगा कैपिटल डी इक्वल टू डेल्टा सी डी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इन सब वैल्यू को इसमें पुट करें, मेन इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं, तो हमारा R इक्वल टू 1 अपॉन ए डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये माइनस डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी है, माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा सी बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट का टर्म लिखा जा रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन सी डेल्टा सी सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू पॉजिटिव 1 अपॉन डी डेल्टा सी डी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एक
इक्वेशन बोल सकते हैं निकल के आया है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आईआईटी और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, SO3 गैस से हमारा जो बन रहा है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बन रही है। मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल बन रहा है। तो अगर मैं इसके लिए दिया हो गिवन जो हमारा RSO3 है, मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो दिया है x मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जो कि हम अभी आगे बताएंगे कि ये हम कैसे डिफाइन किए कि ये मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें जो निकालना है इसमें RSO2, RO2 और टोटल R मिस रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों चीज हमको निकालना है। तो हम देख ही चुके हैं कि जो हमने पिछले इक्वेशन डिराइव्ड कर चुका है, R इक्वल टू R, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा रिएक्टेंट, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव वो कंसंट्रेशन में आता है सिर्फ। तो RSO3 अपान इसका कितना है, ये कोफिशिएंट 1 है तो 1, RSO2 अपान कोफिशिएंट 1 है तो 1 इक्वल टू RO2 अपान कोफिशिएंट कितना है हाफ, तो हाफ। अब हम यहाँ देख ही चुके हैं कि हमारा जो रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गिवन है x, तो हमारा जो R आ जाएगा वो x आ जाएगा, और सेम RSO2 भी वो x आ जाएगा, बट RO2 जो आएगा वो x/2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो होगा ये वाला टर्म ये 2RO2 हो जाएगा, तो ये RO2 जो हमारा वो x/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से पहले हम आते हैं कि जो हमारा रेट है वो कितने तरीके का होता है। जनरली रेट जो है दो ही प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज रेट, सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, जब जो हमारा टाइम इंटरवल है वो क्या हो, थोड़ा सा दिया गया हो, मतलब जिसके बीच में टाइम इंटरवल हो, मतलब थोड़ा ज्यादा हो या टाइम इंटरवल दिया गया हो, तो हम वहां पे एवरेज रेट निकालते हैं। और जब हमारा टाइम इंटरवल मतलब बहुत कम है, मतलब डेल्टा टी जो है वो कितना जीरो को मतलब टेंड कर रहा हो, या हम बोल सकते हैं कि ये किसी स्टैंड पॉइंट पे हो, मतलब डेल्टा टी है जो मतलब किसी ने पूछ लिया किसी 5 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 मिनट इस पे निकालना हो, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेट आएगा R, उसको बोल सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, जो कि ये यहाँ पे जो हमारा टाइम इंटरवल दिया गया है। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बोल सकते हैं यहाँ पे R एवरेज कर सकते हैं इसे, और R इंस्टेंटेनियस जो होगा वो, अब हम क्योंकि डेल्टा टी जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है, तो इसके लिए हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी
अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा dC/dt। अगर हम रिएक्टेंट ए की बात करें कि कहीं पे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए एवरेज रेट ऑफ ए क्या होगा, बस यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि किसकी हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट ए की बात कर रहे हैं, तो -ΔCA/ΔT। और इसके के लिए क्या हो गया, आर इंस्टेंटेनियस, और किसके लिए ए की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा DC माइनस का, क्योंकि ये हमारा जो है वो क्या है, रिएक्टेंट dCA/dt। ओके, अगर हम ग्राफ देखें इसका तो ये रहा हमारा Ca, जो कि क्या है, रिएक्टेंट है। और अगर हम ओवरऑल किसी मतलब रिएक्शन की बात करें जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो, तो ये रहा कर्व फॉर प्रोडक्ट, जो कि जिसका कंसंट्रेशन विद द टाइम क्या होगा, ये टाइम है जो कि y एक्सिस पे है, और c है जो कि टाइम है वो x एक्सिस पे है, और y जो है वो हमारा c जो है हमारा y एक्सिस पे है, और t जो है हमारा x एक्सिस पे है। तो जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो विद द टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमेशा बनता ही जाता है। और जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो विद द टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है हमेशा वो समय के साथ घटती जाएगी। तो ये हमारा रिएक्टेंट होगा। और हम यहाँ पे एवरेज टाइम और इंस्टेंटेनियस टाइम दोनों की बात करेंगे, लेकिन विद द रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या करते हैं, ये हमारा रहा T1 टाइम, जिसपे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, C1, और ये रहा हमारा T2 टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो यहां से अगर हम देखें कि जो हमारा R एवरेज आएगा किसके लिए, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, C1 C2, एक तरीके से बोल सकते हैं किसका, ये है रिएक्टेंट क्या है हमारा इसमें A। तो ये C1 या CA1 लिख सकते हैं इसको, CA2 लिख सकते हैं इसको, CA2। तो हमारा R एवरेज किसके लिए, A के लिए क्या आ जाएगा, ये T1 पे कितना है हमारा, T1 पे है हमारा CA1 माइनस CA2, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जो कि फाइनल वैल्यू कितनी है हमारी CA2 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है CA1 डिवाइड बाई T2, जो कि हमारा फाइनल टाइम है माइनस T1। अब ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो हमारा CA2 वो किससे, CA1 से ज्यादा है। तो जब हम इसको इसमें CA2 में से CA1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक निगेटिव वैल्यू आएगी। हम रेट को निगेटिव नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हमें एक निगेटिव पहले से ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा डेल्टा CA विद द निगेटिव एंड डिवाइड बाई डेल्टा T। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी एक T पॉइंट पे जो मतलब डेल्टा T भी शुड भी मतलब जीरो की तरफ टेंड कर, मतलब ये जो इसके बीच का जो गैप डेल्टा T मतलब जो इंटरवल है ये कम होता होता किसी एक पॉइंट की ओर मतलब जाए, तो उस पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंसंट्रेशन देखें, तो अगर मैं वहां से हम रेट की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस T टाइम पे जो हमारा C है कंसंट्रेशन, वो CA मान लेते हैं। तो हमारा R इंस्टेंटेनियस A इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो dCA/dt। और इसको हम निकालने के लिए, क्योंकि हम देख ही चुके हैं ये क्या होता है हमारा स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव स्लोप कैसे हमारा जो पॉजिटिव स्लोप होता है y इक्वल टू mx, हम जानते हैं y इक्वल टू mx में वेयर m पॉजिटिव रहता है, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा रहता है, जबकि y इक्वल टू माइनस mx का
ग्राफ ऐसे रहेगा। तो हम इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ ऐसे ना होके ऐसे रहेगा। ये इस पॉइंट पे जो हम रेट निकालेंगे वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। हाँ, तो अब हम चलते हैं फैक्टर अफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टेड या अफेक्टिंग क्वांटिटीज बोल सकते हैं। क्या क्या हो सकती हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटीज और रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम जनरली देखते हैं तीन ही क्वांटिटीज होती है जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन। सेकेंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट को हम, हमारा एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे देखेंगे कि ये कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। और इस चैप्टर में हम ओनली कंसंट्रेशन पे फोकस करेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो देखते हैं। हाँ, तो एक हम एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि कोई जो हमारा रिएक्शन है वो AA प्लस BB से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट लॉ का क्या कहता है कि जो हमारा बाय रेट लॉ कि जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ A और की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन B टू द पावर बीटा के प्रोपोर्शनली होगा। तो रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं इसे, रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू R से डिनोट कर सकते हैं। तो R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, जो कि हम CA से पहले से ही डिनोट करते आ रहे हैं, तो हम CA ही डिनोट करेंगे। तो CA की पावर अल्फा एंड CB की पावर बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड किया गया है, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के, अभी नेक्स्ट बताएंगे कि ये कैसे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के काम में आएगी। तो देखते हैं। तो अगर में हम इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक हमारा रेट कांस्टेंट आता है जिसे हम K से डिनोट करते हैं, CA टू द पावर अल्फा CB टू द पावर बीटा। यहाँ पे अल्फा जो है ये कोफिशिएंट A और B का कोफिशिएंट B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो इस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अल्फा जो है वो A के बराबर हो भी सकता है और अल्फा जो है B के बराबर, अल्फा जो है A के बराबर नहीं भी हो सकता है। और इससे ऐसे बीटा जो है B के बराबर हो भी सकता है और बीटा जो है B के बराबर नहीं भी हो सकता है।
ये हो गया। तो ये जो हमारा अल्फा है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या है? रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन। बीटा बीटा जो है वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर में हम इसका सम करें जो कि ए प्लस बी होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, हाँ अब बचा के। व्हाट इज के? अब हम के पे बात करते हैं कि के क्या है। के बता ही दिया है यहाँ पे कि के जो है वो रेट कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट पे बात करते हैं कि होता क्या है। जो हमारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के, ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। और इसकी यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट, लेट्स अज्यूम किसी भी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर मैं Na से प्रोडक्ट हमारा बन रहा हो, इसका ऑर्डर क्या होगा? R इक्वल टू के सी ए टू द पावर n। वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? R क्या होता है? डी सी ए अपॉन डी टी। और डी सिंपली बोल सकते हैं, अगर मैं एवरेज रेट ले तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा सी क्या होता है? मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसको लिखते हैं मोल अपॉन लीटर, लीटर को हम एल से, और यहाँ पे इनटू सेकेंड, इक्वल्स टू के की हमें यूनिट निकालनी ही है, और कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो मोल अपॉन लीटर टू द पावर n। एक तरीके से माने तो इसका पावर 1 है। तो के क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर। अब ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड से हम ऊपर करेंगे तो 1 माइनस एन हो जाएगा। और जो हमारा सेकेंड है, हाँ, और ये जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड को अगर में हम लिखें 1 अपॉन सेकेंड की पावर 1, तो इसे हम लिख सकते हैं मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर 1 माइनस एन, और सेकेंड इनवर्स। अब क्योंकि हम जानते ही हैं कि हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 के लिए हमारा क्या होगा? रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो n की वैल्यू अगर मैं 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, सॉरी एक्चुअली व्हेन इट विल बी गोज अप देन द, यहाँ पे 1 माइनस एन की जगह n माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी। तो
जीरो जब पुट करें तो 1 हो गया, और जब यहाँ पे n इक्वल टू 0 तो लीटर इनवर्स, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। अभी कुछ देर पहले हमने किसी एक स्पीसीज का हमने रेट लिखा था, तो ये यही लिखा था, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखा था, जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन रही होगी वो जीरो ऑर्डर की रही होगी, और k इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 1 इज यहाँ पे पुट करेंगे तो सिर्फ हमारा क्या निकल के आएगा, सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम पुट करें तो ये हमारा 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करें तो मोल इनवर्स आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये है हमारा ओवरऑल, मतलब कितना रेट कांस्टेंट पे हम कितना बात कर सकते हैं, वो हम रेट कांस्टेंट से रिलेटेड सारी बातें कर लिए। हाँ, और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, चलिए अच्छा आगे बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं उसके बाद, कि हमारा जो रेट कांस्टेंट के है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जो रेट कांस्टेंट है, वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज कि रेट कांस्टेंट जो है के, वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हम टाइम बढ़ाएंगे, अब टाइम पे ये कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम आर्हेनियस इक्वेशन जानते ही है, k इक्वल टू के नॉट e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां से अगर हम देखें कि EA क्या है, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R जानते ही हैं गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, K इज द रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां से देखें, अगर हम K की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा T का वैल्यू क्या होगा, T की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां से हो गया कि K की वैल्यू अगर मैं बढ़ाएंगे, T की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो K की वही वैल्यू हमारी बढ़ेगी। और एक चीज होती है इसमें कि अगर मैं हम T को 10 डिग्री से बढ़ा दे तो क्या होगा, हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो कितने से बढ़ जाएगा, वो डबल हमेशा अपने आप का हो जाएगा। अगर मैं वो T पे K रहा होगा तो T प्लस 10 पे कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। अगर मैं ये K हो जाएगा तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है हमारा रेट इक्वल टू K CA होता है। अगर मैं हम K को 2K कर देंगे तो हमारा R भी क्या हो जाएगा, R भी हमेशा डबल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये R रहा होगा ये कितना हो जाएगा, ये भी हमेशा 2R हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि नोट्स है। T पर अगर मैं टेम्परेचर, इस टेम्परेचर अगर मैं किसी भी टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस से मतलब बढ़ा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तो रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाएगा। अगर रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या, जो हमारी मेनली एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड इज 1 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात यहाँ पे करते हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं हमारा N या A रहा होगा से हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो कि हमारा एक से ज्यादा मतलब स्टेप में कंप्लीट होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जनरली उसका जो कोफिशिएंट होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है।
तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका ए है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। अगर में हम यहाँ पे एन लिख दें तो ये एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हो जाएगी। तो हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए क्या, इसका अगर हम रेट लिखें तो रेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी ए टू द पावर एन। लेकिन ये हमारा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ हमारा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये nth ऑर्डर रिएक्शन, तो एन की वैल्यू जीरो, तो आर ए क्या हो जाएगा, के, किसी की पावर जीरो मतलब वो इसकी वैल्यू, मतलब ये ओवरऑल 1 हो जाता है। तो आर ए इक्वल टू के, तो आर ए हम जानते हैं क्या होता है, आर ए इक्वल टू पढ़ ही चुके हैं, माइनस का डी सी ए अपॉन डी टी, माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये हम टाइम के साथ डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस, तो माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, तो डी सी ए होगा के डी टी माइनस का, इसको इंटीग्रेट करें एट टाइम t इक्वल टू 0 पे सी ए इक्वल टू सी ए नॉट एंड टाइम t इक्वल टू टी पे सी ए इक्वल टू सी ए, मीन्स हियर टाइम t इक्वल टू 0 पे सी ए इक्वल टू सी ए नॉट, टाइम t इक्वल टू टी पे सी ए इक्वल टू सी। हम सभी जानते हैं डी सी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सी ए होता है। तो इसका अगर में ये है सी ए नॉट सी ए, सी ए नॉट सी ए, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस सी ए नॉट, तो सी ए माइनस सी ए नॉट क्या हो गया, माइनस का के, और डी टी का टी हो गया, तो और इसको भी अगर मैं करें डी टी को 0 टू टी, तो ये टी हो गया, और 0 टू टी, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा टी माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, टी ही आएगा, तो ये टी हो गया। अब सी ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का के टी प्लस का सी नॉट, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम में एक तरीके से बोले तो रिलेशन निकल के आ गया। तो अगर हम इसको, इसका ग्राफ बनाना देखें, इसको अगर हम y माने, y इक्वल टू, अगर हम कंसंट्रेशन को y एक्सिस पे डिनोट करें और टाइम को x एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या बन के आ रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का c, c क्या है, सी ए नॉट मतलब कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ हम देखें तो y इक्वल टू माइनस एम, ये हमारा सी ए है जो कि y एक्सिस पे डिनोट कर रहा है, और टाइम जो है वो हमारा x एक्सिस पे डिनोट कर रहा है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स, जो कि इसकी स्लोप आएगा वो कितना होगा, माइनस का के, ये हो गया। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है कि हाफ लाइफ पीरियड इज अ टाइम व्हेन इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, मतलब कि जब ये अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, तो उसको हाफ होने में जितना भी हमारा टाइम लगेगा उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर दे, हाफ लाइफ पीरियड तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कितना रहा होगा, हम मान रहे सी ए नॉट रहा इसका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन का, और t इक्वल टू टी पे कितना रहा होगा, t इक्वल टू टी हाफ की बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू टी हाफ पे हम बोल ही दिए कि हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जब, हाफ लाइफ पीरियड एक टाइम होता है जब ये अपनी कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो सी ए नॉट बाई 2। तो अब इस इक्वेशन को हम मेन इक्वेशन में इसमें रखते हैं, तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे सी ए नॉट है ही, बस t इक्वल टू टी हाफ पे सी इक्वल टू सी ए नॉट बाई 2 रखने जाए, सी ए नॉट बाई 2 रख देते हैं सी ए की जगह पे, और माइनस का के टी प्लस का सी ए नॉट, तो इसको इधर लाते हैं उसको उधर लाते हैं, तो के टी जो है, के टी को टी हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो के टी हाफ इक्वल टू सी ए नॉट में से सी ए नॉट बाई 2 जब माइनस होगा तो ये कितना आएगा, सी ए नॉट बाई 2, तो यहाँ से
टी हाफ की बात करें CA0/2 के आगे, जो कि इसके लिए है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर में हम 100% लाइफ ऑफ पीरियड की बात करें, यहाँ पे कर देते हैं, ये जगह है 100% लाइफ ऑफ पीरियड, 100% लाइफ ऑफ पीरियड। 100% लाइफ ऑफ पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जब ये अपनी कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए, मतलब ये जीरो हो जाए। तो T इक्वस टू जीरो पे कितना रहा होगा, CA इक्वस टू CA0, और T इक्वस टू कितने पे, T 100, तो 100% लाइफ की बात हो रही है। ये CA कितना हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। इसको उठा के मेन इक्वेशन में रखते हैं, तो CA इक्वस टू CA कितना हो गया होगा, T 100 पे जीरो हो गया होगा, माइनस का K T 100 प्लस का CA0। तो यहां से T 100 जो होगा वो CA0/K आ गया होगा। ये है 100% लाइफ ऑफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एक हमारा और पॉइंट बचा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स अभी हम बता ही दिए कि जो NH से प्रोडक्ट बन रहा है, ये N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बता ही चुके हैं। तो यहां से अगर हम इसकी रेट लिखे RA इक्वल टू K CA टू द पावर A नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे N लिए हैं, तो CA टू द पावर N। तो अब N क्या होगा, यहाँ पे N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो N क्या हो जाएगा 1। तो RA इक्वल टू K CA टू द पावर 1, जो कि हमारा क्या होता है, K CA ही होता है। अब RA क्या होता है ये हम जान ही चुके हैं, माइनस dCA/dt, जो कि पिछली स्लाइड्स में हम बात कर ही चुके हैं। तो माइनस dCA/dt क्या हो जाएगा, किसके बराबर, KCA के बराबर। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर भेजते हैं, तो dCA/CA क्या हो जाएगा, K dt। लेट्स इंटीग्रेट, इस माइनस साइन को उधर भेज के इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब लिमिट पुट करनी पड़ेगी इसके लिए। T इक्वल टू 0 पे CA जो रहा होगा CA0 रहा होगा, और T इक्वल टू T पे CA जो रहा होगा वो CA है। ये मतलब एक ही जो कंसंट्रेशन है, मतलब एक ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से CA0 रहा होगा कितने पे, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे CA इक्वल टू CA रहा होगा। तो अब हम जानते हैं dCA/CA क्या होता है, ln-CA। तो ln-CA में अगर ln-CA होता है, और ln-CA के अगर CA0 से CA क्या हो जाएगा, ln-CA माइनस ln-CA0। तो ln-CA माइनस ln-CA0 इक्वल टू माइनस K इंटू T। अब अगर में हम देखें, इसको उधर भेजते हैं, तो ln-CA इक्वल टू माइनस K dt प्लस ln-CA0, ये हो गया। अब अगर में हम ln-CA और मतलब ये हमारा अगर में y एक्सिस हो जाए और t हमारा x एक्सिस हो जाए, तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अब अगर में इसका हम ग्राफ खींचे, अगर में हमारा ये क्या हो जाए, ये हमारा ln-CA रहा हो, ln-CA जो कि हमारा y एक्सिस पे है और t x एक्सिस पे है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि ये y इक्वल टू माइनस है और जो स्लोप है वो माइनस m रहा होगा, माइनस mx। और जो हमारा ये c है ना, वो ln-CA0 रहा होगा, मतलब ये वाला, ये कितना है ln-CA0, ये हो गया। हाँ, ये इसको टच नहीं करेगा, मतलब ये जो हमारा टाइम
की जो मतलब एक्सिस है उसको टच नहीं करेगा। ये कहाँ पे टच करेगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं वहाँ ln CA, वहाँ ln CA है। तो हमें इस रिएक्शन को मतलब कंप्लीट कराने के लिए हमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, तब जाके ln CA कितना होगा, 0 होगा। t इक्वल इसलिए, और अगर मैं यहाँ से देखें, अगर मैं हम एक इसको और मतलब स्टेप में बढ़ाए तो ln CA माइनस ln CA नॉट क्या हो जाएगा, ln CA बाई CA नॉट इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ln CA नॉट बाई CA इक्वल टू के टी। एक रिएक्शन हम इसको ये भी मतलब लिख सकते हैं, और यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि जो CA होगा वो कितना आ जाएगा। अगर हम ln यहाँ से हटाए तो जो हमारा CA नॉट ये है वो बाद में जाएगा, इसलिए बाहर ही रहेगा। e टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस का KT। इसका भी अगर हम ग्राफ बनाए CA और T के बीच में, इसका e टू द पावर माइनस x की कितना होता है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ग्राफ जो जाता है हमारा ऐसे जाएगा। ये भी y एक्सिस को x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, t इक्वल टू इसके लिए इनफाइनाइट होना पड़ेगा। CA क्या, जब CA 0 होना जो होगा। तो चलते हैं अब इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा इसका, हाफ लाइफ पीरियड ये मेन इक्वेशन है, इसको हमें ब्रैकेट में बाहर डाल देते हैं, बाकी सबको रफ करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है ना जहाँ पे हमारा रिएक्शन, जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन है किसी रिएक्शन का किसी रिएक्टेंट के टर्म में, तो वो हमारा जो है वो आधा हो जाए। तो एट t इक्वल टू 0 जो कंसंट्रेशन रहा होगा CA नॉट रहा होगा। हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड, और t इक्वल टू टी पे CA जो रहा होगा वो CA नॉट बाई 2 रहा होगा। तो अगर में हम इसमें पुट करें तो ln CA नॉट डिवाइड बाई 2 इक्वल माइनस ln, या तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट हम पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा कि ln CA नॉट बाई 2 डिवाइड बाई CA नॉट इक्वल टू माइनस का KT। हम माइनस साइन हटाने के लिए जस्ट इसको ऊपर और इसको नीचे ला देंगे, तो ln 2 इक्वल टू KT हो जाएगा। तो हमारा t की वैल्यू हम t हाफ की बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू टी हाफ पे t इक्वल टू टी हाफ, तो t हाफ हमारा क्या हो जाएगा, ln 2 बाई के, वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो हम यहीं पे इसको पॉज करते हैं। थैंक यू।